तो अपने पास किया गया कार्य का मान कितना बच गया, W इन्फाइनाइट से B इक्वल टू यू बी माइनस जीरो। कुल मिलाकर किसके बराबर आ गया, B पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब हम बात करते हैं विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा में हमने पढ़ा था, विभव की परिभाषा से क्या पढ़ा था हमने कि V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W बराबर हो गया अपने पास Q V। अब आवेश जो ले रहे हैं हम वो प्रेक्षण आवेश ले रहे हैं और इस ये वहाँ पर विभव होगा। ये विभव किसका है, स्रोत आवेश का। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इसमें गलतियाँ होती हैं इसलिए याद रखें इसको। विभव तो है अपने पास स्रोत आवेश का। स्रोत आवेश कौन सा, इस वाले आवेश का तो विभव है और ये वाला आवेश हमने यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या हो गया, Q नोट V, ठीक, बराबर UB बन गया। तो व्यापक रूप से अभी यहाँ पर UB का मान आ गया Q नोट V। व्यापक रूप से हम देखें, व्यापक रूप से मतलब सामान्य तौर से हम देखें तो स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर आएगा, Q V के बराबर। ठीक है, यहाँ Q वो प्रेक्षण आवेश है जिसको हम लेकर आ रहे हैं और V वह विभव है जो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर किसी आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, उसमें जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, ये यहाँ से पता लग ही रहा है कि ये U है, इसमें हम इसको कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, इन सब के हिसाब से। जैसे आवेश और मात्रक की बात करें इसकी, तो Q और V दोनों को मिलाकर जो मात्रक हो जाएगा, ये कार्य कोई हमने कन्वर्ट किया है तो मात्रक इसका जूल रख देते हैं। ठीक, या फिर छोटा और देखें इससे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लेते हैं कभी कभी। ओके, अब इसके बाद ये तो गया बिंदुओं के लिए। अब हम आवेशों की निकाय की बात करते हैं। जैसे दो आवेशों का निकाय लेते हैं, दो आवेशों के निकाय के लिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो अब यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे थे उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं। एक आवेश से अपने पास Q1, ठीक है, हमें दो आवेशों का निकाय बनाना है इस तरह से। एक आवेश यहाँ पर Q2, इन दोनों के बीच की दूरी हम रख देते हैं, ये A पर ये B पर, इस तरह का हमें निकाय बनाना है। तो इस तरह का निकाय बनाने के लिए सबसे पहले अब ये बनाना है हमें, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अलग से। मुझे बिंदु A पर Q1 आवेश को लेकर आना है। सबसे पहले बिंदु A पर मैं किसको लेकर आया, Q1 आवेश को लेकर आया। तो Q1 आवेश को लेकर आने, यहाँ पर इस बिंदु A पर लेकर आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ आसपास कोई क्षेत्र था ही नहीं। तो इसके लिए अगर हम किया गया कार्य W1 का मान ज्ञात करें तो कितना मिल जाएगा, 0। अब हमें इस आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर एक अन्य आवेश Q2 को लेकर आना है। तो इस Q2 पर इस Q1 का विद्युत क्षेत्र लगेगा, विभव लगेगा, वो विभव रहेगा। इसलिए यहाँ पर बिंदु B पर Q2 आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिए आप। W2 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, Q2 किसको लेकर आ रहे हैं, वो आवेश, और विभव किसका, इसका 1 का, तो V1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। क्या किया हमने, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया था ये वाला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला है कि जिसको लेकर आ रहे हैं वो आवेश और जिस विभव में लेकर आए, तो Q1 का विभव है यहाँ पर, तो Q1 हमने काम में लिया है, सॉरी V1 काम में लिया है। तो V1 इस आवेश के कारण बिंदु B पर स्मॉल r दूरी पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कि Q1 अपॉन R, ये मान रख दो यहाँ पर। तो W2 बराबर क्या हो गया, Q2 के Q1 अपॉन R। ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विभव के बराबर। तो ये हो गया यहाँ, या फिर टोटल ये देखें कि ये वाला कार्य, ये वाला कार्य, दोनों का योग इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, मतलब विभव के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों का योग करें तो हमें मिल जाएगा W1, W बराबर रख लो W1 प्लस W2, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया अपने पास, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। कुल मिलाकर मान कितना मिल गया, K
Q1 Q2 अपॉन R। ये होगा दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इससे आगे तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करनी है। तो जैसे हमने दो आवेशों की निकाय के लिए निकाला, वैसे हम निकालेंगे तीन आवेशों की निकाय के लिए। लेकिन इसमें भी हमने जो प्रोसेस यहाँ पर किया है वही हमें समझने वाली बात रहेगी इसमें, तो हम ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। तो देखें, तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तो अब इसके लिए तीन आवेशों की निकाय हम इस तरह से बना सकते हैं। Q1 आवेश बिंदु A पर ले लेते हैं, ये R दूरी इसके लिए हम ले लेते हैं, या Q2 अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो इस दूरी को R12 ले लो, ये बिंदु B पर। यहाँ पर एक Q3 आवेश लेकर आएंगे जो बिंदु C पर रख देंगे। 2 और 3 के बीच की दूरी को R23 बोल देते हैं, 1 और 3 के बीच की दूरी को 13 बोल देते हैं। तो ये एक ऐसे इस तरह से हमें यहाँ पर निकाय बनाना है। अब ये निकाय बनाने के लिए अभी जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पर अपनाना है। ये तो ये कि इसका रफ डायग्राम हो गया। सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो Q1 आवेश को लेकर आए हम कहाँ पर, बिंदु A पर। बिंदु A पर Q1 आवेश लाने से हमें जो कार्य करना पड़ा वो होगा W1 बराबर 0। क्यों, समझ में आएगा? वो अभी यहाँ पर कोई आवेश नहीं है आसपास, इसलिए इसका मान हो गया अपने पास 0। अब हमें यहाँ से स्मॉल r12 दूरी पर स्थित बिंदु B है जिस पर एक आवेश लेकर आना है। तो यहाँ पर आवेश लेकर आना है कौन सा, Q2। तो यहाँ पर Q2 आवेश लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या हो जाएगा, W2 मान लेते हैं। तो कार्य क्या हो गया, किसको लेकर आ रहे हैं, 2 को। तो Q2 और V1 मतलब इस आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, V1 का मान K Q1 अपॉन R12। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो W2 की वैल्यू हो गई अपने पास Q2 डॉट K Q1 R12। तो W2 बराबर मिल गया हमें K Q1 Q2 अपॉन R12। इक्वेशन 2 मिल गई। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें यहाँ पर एक आवेश और लेकर आना है। ये देखो, R13 दूरी पर, Q1 से R13 दूरी पर एक Q3 आवेश को लेकर आना है। ठीक है, तो Q3 आवेश को लाने के लिए हम पहले यहाँ से भी ले सकते हैं, Q2 से भी, और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसको लाने के लिए हमें W3 कार्य करना पड़ेगा। W3 कार्य किसको लेकर आ रहे हैं, Q3 को। विभव किसका, V1 के विभव में लेकर आ रहे हैं। तो वैल्यू रख दो इसकी, W3 बराबर Q3 डॉट V1 का मान रख दो K Q1 अपॉन R13। तो W3 की वैल्यू हो गई अपने पास K Q1 Q3 अपॉन R13। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब ध्यान दीजिए, ये Q3 जो आया है वो Q1 के विभव में भी है और Q2 के विभव में भी है। तो हम Q2 के विभव लगेगा, इसके कारण में यह कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को मैं नाम दे देता हूँ Q4। तो Q4 का मान किसको लेकर आए, Q3 को। किसके विभव में, Q2 के विभव में। तो इसको मैं V2 बोल देता हूँ, जैसे R23 दूरी है। तो V2 का मान निकाल लेंगे, V2 का। तो V2 का मान क्या आ जाएगा, K कौन सा आवेश है, Q2, दूरी R23। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो W4 का मान कितना मिल जाएगा, Q3 K Q2 R23। तो W4 बराबर हमें मिल गया है यहाँ पर K Q2 Q3 अपॉन R23। ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई है। अब इस निकाय के लिए किए गए कुल कार्य का मान निकालते हैं। तो कुल कार्य जो आएगा W, वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो सबको जोड़ देते हैं। पहला तो क्या मिला 0, दूसरा क्या मिला K Q1 Q2 अपॉन R12, तीसरा K
Q1 Q3 अपॉन R13 और K Q2 Q3 अपॉन R23 ये मिल गया। तो हमें मान के मिल गया इसका K Q1 Q2 अपॉन R12 K Q1 Q3 R13 K Q2 Q3 R123। अगर यहाँ से हम K को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, K Q1 Q2 अरेंज कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 1 2 यहाँ पर 2 3 को पहले लिख देते हैं R23 और दूरी 3 1 कर देते हैं Q3 Q1, ताकि वो यहाँ पर भी हम 3 1 लिख देंगे। अब इसको एक साथ लिखना चाहें तो K सिग्मा I बराबर I और 2 ले लेते हैं, I और J भी ले लेते हैं, तो I कोमा J बराबर 1 से कहाँ तक, N तक, ठीक है। लेकिन मान क्या मिलेगा हमें, K बार ले लिया Q I और Q J अपॉन R I और J यहाँ रहेगा। यहाँ शर्त ये रहेगी कि I J के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 आ रहे हैं, अगर J के बराबर हो जाएगा तो 4 आ सकते हैं। क्यों, जैसे 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, तो ये अलग अलग रहेंगे। 1 से कहाँ तक जाना है इसको, N तक। N तक कब, जब हमें N निकाय के लिए निकालना हो, N आवेशों के निकाय के लिए निकालना हो। अगर हम इसकी ऊपर वाली बात करते हैं कि 3 तक, 3 आवेशों तो यहाँ 3 रख देंगे, 2 रखना हो तो 2 रख देंगे, जितने भी आवेशों के लिए निकालना हो उतना हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम एक विद्युत क्षेत्र ये ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र E, ये इस तरफ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E। यहाँ पर एक द्विध्रुव रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये द्विध्रुव रखा है, ये माइनस Q आवेश यहाँ पर और ये प्लस का Q आवेश यहाँ पर है। इसके बीच की दूरी वही 2a है अपने पास। इस पर लगने वाला बल इस दिशा में Q ही होगा और इस पर लगने वाला बल इधर माइनस QE हो जाएगा। ये F1 और ये F2 अलग अलग हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण ये हम निकाल चुके हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर। तो बलागुण का मान कितना होता है, टो बराबर PE साइन थीटा, ये हमने यहाँ पर मान लिया था, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हम अल्प विस्थापित करें, विस्थापित करेंगे मतलब ये घूमेगा, इसको रेखीय गति हम करवा ही नहीं सकते, तो घूमेगा तो गुणन होगा, गुणन में हम इसका विस्थापन क्या लेंगे, डी थीटा। तो डी थीटा से विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य अल्प रहेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल, बल की जगह हम टो को काम में लेते हैं, इंटू विस्थापन कितना, डी थीटा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स करें कि θ1 से θ2 कोण तक हमें इसको विस्थापित करना है या घुमाना है, तो उसमें किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ से, θ1 से कहाँ तक, θ2 तक, तो डी थीटा वैल्यू रख दो इसकी। तो θ1 से θ2, टो की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर P और E, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण कांस्टेंट है, द्विध्रुव स्थिर है, विद्युत क्षेत्र स्थिर है, तो θ1 से θ2 डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ समाकलन किसका बचा, साइन थीटा का डी थीटा। और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, अपन लेते हैं माइनस का कोस थीटा, θ1 से θ2। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, PE या माइनस बाहर निकाल लो या तो माइनस बाहर निकालते अपर लिमिट कोस θ2 माइनस लोअर लिमिट कोस θ1, वापस माइनस को अंदर देंगे तो PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 ये हो गया। अब अगर हम इसकी स्थिति को फिक्स करें कि हमें इस स्थिति से यहाँ तक घुमाना है या कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, तो हम θ1 बराबर 0 ले लेते हैं। θ1 बराबर 0 को हम बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। इससे किसी भी स्थिति तक हम घुमाएं, जैसे थीटा तक, तो साम्य अवस्था से अगर किसी स्थिति थीटा तक घुमाना है तो उसके लिए हम रख दें, तो θ1 के मान तो रख दें हम कितना, 0। तो कोस
0 माइनस थीटा 2 का मान रख देते हैं थीटा। तो W बराबर cos 0 का मान कितना हो गया 1, तो PE 1 माइनस cos थीटा, यह हमें मिलेगा किया गया कार्य का मान। ओके, अब इसके लिए हम अलग अलग स्थितियाँ देख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 90 हो, अगर थीटा बराबर 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अधिकतम मिलेगा P ही। जब थीटा बराबर 180 होगा तो 180 पर माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर 2PE हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग स्थिति इसके लिए देख सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा टॉपिक और है अपने कि इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र, जैसे ये विद्युत क्षेत्र लिया था, इस विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव में या विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो संग्रहित निकालने के लिए भी यही तरीका है कि इसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसके लिए हमें मान लेते हैं वही ऊपर वाला ही प्रोसेस है। जैसे टो बराबर इसको घुमाने के लिए जो बलागुण लगता है वो कितना होता है P साइन थीटा। अब इसको अल्प विस्थापन देंगे तो अल्प विस्थापन में किया गया कार्य DW बराबर टो डी थीटा। ठीक है, तो संपूर्ण के लिए हम कार्य देखेंगे या फिर यहाँ पर मान रख दें तो मान हमें मिल जाएगा PE साइन थीटा और डी थीटा। अब हम किसी पर्टिकुलर बिंदु से बात करते हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर बिंदु के लिए एक निर्देश बिंदु मान लिया हमने। निर्देश बिंदु को थीटा 1 बराबर 90 पर ले लेते हैं। तो किया गया कार्य जो टोटल हम निकालें वो किसके बराबर हो जाएगा, संग्रहित स्थितिज ऊर्जा के बराबर। जहाँ पर थीटा 1 बराबर हमने 90 ले लिया, उसमें इसमें ये अंतर है कि इसमें हमने फिक्स कर दिया थीटा को, और थीटा 2 बराबर हम थीटा ले लेते हैं। समाकलन कर लेंगे PE साइन थीटा डी थीटा, वही समाकलन हो जाएगा। PE को बाहर निकाल लेंगे, साइन का माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, और लिमिट 90 से थीटा, माइनस को बाहर निकाल लो, और अपर लिमिट कोस थीटा माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो थीटा बराबर यू बराबर मिल गया हमें स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस PE कोस थीटा मिल गया हमें। ठीक है, ये मान हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर इसको हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं P डॉट E, क्योंकि कोस थीटा अदिश गुणा में आता है, यहाँ माइनस लगा दो। इसके लिए भी हम अलग अलग कंडीशन निकाल सकते हैं। इसके लिए जैसे थीटा बराबर 0 तो अधिकतम ऋणात्मक मान मिलेगा, थीटा बराबर 90 तो 0 मिल जाएगा, थीटा बराबर 180 तो अधिकतम और धनात्मक मान मिलेगा। इस तरह से हम इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक है, आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अपना टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई स्रोत आवेश क्यों है। जैसे ये कोई स्रोत आवेश मान लिया हमने क्यों, तो इस क्यों स्रोत आवेश का आसपास विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी बिंदु ए से क्यू नोड आवेश को बिंदु बी तक लेकर आते हैं। ऐसे बी तक ला रहे हैं, इसका मतलब इस क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, आगे की तरफ, इधर से इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है इसका इस तरफ, और बल जो लगेगा उस पर इस तरफ लग रहा है। बल का हम विद्युत बल कह सकते हैं FE, इस तरफ लग रहा है। इस बल के विरुद्ध कार्य करके हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे बी तक लाने का मतलब ये है कि आवेश को हम इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं। तो जब हम इस प्रेक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं, तो इसके लिए जो कार्य किया जाएगा W, इसके लिए जो कार्य करेंगे हम W, वो कार्य इनकी स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। हमको इसको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया ये, इसे ही हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना किसी त्वरण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब इस परिवर्तन के बाद हम किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर था, ये
यहाँ से हम इस आवेश को इस तरफ लेकर आए हैं। अब बिंदु ए को, जो यहाँ पर अभी हमने दर्शा रखा है, इसको हम इधर कहीं आगे अनंत पर मान लेते हैं। अनंत पर मानते ही किया गया कार्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं, W इन्फाइनाइट से B बराबर UB माइनस U इन्फाइनाइट। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 0।